आज का टॉपिक है अपना यंग द्विछिद्र प्रयोग। यंग द्विछिद्र प्रयोग या यंग द्विस्लिट प्रयोग एक ही चीज़ है। स्लिट होता है लंबा रेखा छिद्र और छिद्र होता है पिन होल। मतलब यंग ने जब प्रयोग किया था तो दो ऑल पिन से पिन होल, छोटे से पिन होल बनाए थे और सामने पर्दा लिया था और सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया था। लेकिन वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, इसको बाई स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं और इसमें हम दो रेखा छिद्र का उपयोग करते हैं, बहुत ही बारीक पतले रेखा छिद्र जिनके बीच की दूरी जो होती है वो बहुत ही कम होती है। यहाँ पर हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है, उससे हम एक तरंगाग्र प्राप्त करेंगे, उस तरंगाग्र का विभाजन करेंगे। तरंगाग्र विभाजन से दो तरंगाग्र हमें प्राप्त होंगे और उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना होगी। व्यतिकरण की जो घटना होगी उसकी सहायता से हम फ्रेम चौड़ाई वगैरह निकाल सकते हैं और ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। 1801 में ये प्रयोग हुआ था। उससे पहले समस्या थी कि प्रकाश को कण प्रकृति का माना जाए या तरंग प्रकृति का माना जाए। तो अगर हम इस बात को देखते हैं कि प्रकाश अगर इस स्लिट से निकलता है और यहाँ से निकलता है तो ये प्रकाश अगर सरल रेखा में जाता है तो आगे बिल्कुल दो होल है रेखीय, तो अपने को आगे दो पट्टियाँ मिलनी चाहिए प्रकाश की। हम इसको एक अलग उदाहरण से करते हैं कि हमारे पास ये होल है और ये प्रकाश स्रोत है और ये पर्दा है। अगर ये पर्दा है और प्रकाश किरणें अगर सरल रेखा में गति करती है तो ये प्रकाश किरणें इस तरह से जाएगी। तो हम इस डायग्राम को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि पर्दे के ऊपर केवल हमें दो बिंदु प्राप्त होंगे, किसके? प्रकाश के। और ये दो बिंदु प्रकाश के अगर प्राप्त होते हैं तो सीधा सा मतलब है कि प्रकाश सरल रेखा में संचरण करता है। प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में संचरण करता है और इससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश कण प्रकृति का होता है। परंतु इस प्रयोग में समस्या दूसरी थी। इस प्रयोग के अंदर हमें ये दो रेखा छिद्र प्राप्त हुए तो इसकी तरीके से हमें यहाँ पे कलर की केवल दो पट्टियाँ प्राप्त होनी चाहिए। कलर का मतलब जिस रंग का प्रकाश लिया गया है उस कलर की प्रकाश की दो पट्टियाँ प्राप्त होनी चाहिए। परंतु वास्तव में यहाँ पर ये दो पट्टियाँ प्राप्त नहीं हुई। ये एकांतर पर एक चमकीली पट्टी मतलब प्रकाश युक्त, एक काली पट्टी मतलब जहाँ पे प्रकाश की कमी है, इस तरह से प्राप्त हुआ। होना ये चाहिए कि दो पट्टियाँ प्राप्त होनी चाहिए और बीच में ये जो भाग है ये वाला, यहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँचना चाहिए, जबकि वास्तव में सेंटर में प्रकाश पहुँच रहा था। इसके पास प्रकाश दोनों साइड नहीं पहुँच रहा था और उसके दोनों साइड फिर से प्रकाश पहुँच रहा था। तो इस तरह से हमारे पास प्रकाश की अनेक पट्टियाँ बन गई। इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ सेंटर में प्रकाश पहुँच रहा था, फिर यहाँ पे प्रकाश नहीं था आगे पीछे, यहाँ पे फिर प्रकाश था और इधर फिर प्रकाश नहीं था। तो ये एक अलग टाइप की घटना थी। ये घटना ये प्रदर्शित करती है कि प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति नहीं करती, इधर भी मुड़ती है, इधर आगे भी जाएगी और इधर आगे भी जाएगी, सब दिशाओं में गति करती है। प्रकाश की गति इस टाइप की होती है, मतलब प्रकाश बिल्कुल आगे की तरफ फैल जाता है। जब प्रकाश किरण आगे बढ़ती हुई है तो फैलती भी जाती है, सरल रेखा में गति नहीं करती। तो यहाँ से इस प्रयोग से हम ये सिद्ध करने वाले हैं कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। तो अगर पूछे भाई यंग द्विछिद्र प्रयोग का उद्देश्य क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। ये सिद्ध करना इस प्रयोग का उद्देश्य है। तो लिखते हैं, सबसे पहली बात तो ये 1801 के अंदर किया था। उस समय समस्या थी कि प्रकाश को कण प्रकृति का माना जाए या तरंग प्रकृति का माना जाए। ये प्रयोग होने के बाद में प्रकाश को तरंग प्रकृति का माना जाने लगा। थॉमस यंग नाम है। इन्होंने खुद जब प्रयोग किया था तो यहाँ पे रेखा छिद्र की जगह दो पिन होल काम में लिए थे यहाँ पे, और सामने पर्दा काम में लिया था और श्वेत प्रकाश काम में लिया था। इस प्रयोग का उद्देश्य क्या है? प्रकाश को तरंग प्रकृति का सिद्ध करना।
बहुत ही आसान सी चीज़ है। यहाँ पर हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत काम में लेते हैं, यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत काम में लेते हैं। यहाँ से जब प्रकाश किरणें बाहर निकलती है और यहाँ से जब आर पार होती है तो ये इन दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी स्मॉल डी लेते हैं, और यहाँ इस पर्दे और इस बाइस्लिट और पर्दे के बीच की जो दूरी हम लेंगे वो हम कैपिटल डी काम में लेंगे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि व्यतिकरण की घटना क्या होती है। व्यतिकरण की घटना के अंदर कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली बात, प्रकाश तरंग कला संबद्ध होनी चाहिए, दो तरंगें होनी चाहिए, दोनों कैसी होनी चाहिए, कला संबद्ध होनी चाहिए। ये परिभाषा से याद रह जाएगा, संबद्ध होनी चाहिए। दूसरी बात क्या, एक ही दिशा में दोनों प्रकाश किरणें चलनी चाहिए, एक ही दिशा के अंदर दोनों प्रकाश किरणें चलनी चाहिए। तीसरी बात क्या, इनके आयाम, आवर्ती, तरंग दैर्ध्य, ये सारी जो भी घटनाएं होती है सब समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं होती है तो लगभग समान होनी चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं हो तो ऐसी तरंगें जब अध्यारोपित होगी तो उनके अध्यारोपण क्षेत्र में कहीं पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम बनेगी, जहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम बनेगी वहाँ पे प्रकाश होगा, और कहीं पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी वहाँ पे प्रकाश नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे पास प्रकाश की उपस्थिति और प्रकाश की अनुपस्थिति प्राप्त होती है। तो सबसे पहली बात कि प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। अब कला संबद्ध का क्या मतलब, कला संबद्ध का मतलब है कि या तो उनके मध्य कलांतर का मान शून्य रहे या फिर उनके कलांतर का मान शून्य नहीं हो तो नियत रहे। कलांतर का क्या मतलब कि हमारे पास दो तरंगें हैं, तो एक तरंग ये है, दूसरी तरंग अगर इस टाइप से बनाते हैं हम, ये डॉट डॉट वाली दूसरी तरंग है, तो पहली तरंग जहाँ से स्टार्ट हो रही है दूसरी तरंग भी वहीं से स्टार्ट हो रही है, इसलिए कलांतर जीरो है, मतलब कोण जीरो है। इसको हम ठीक से और समझेंगे जब हम दूसरा डायग्राम अभी बनाते हैं। ये कोण जीरो है, पाई है, ये 2 पाई है, यहाँ पे पाई/2 लेते हैं और यहाँ पे 3 पाई/2 लेते हैं। तो इस टाइप से अभी हम क्या काम करते हैं, इस दूसरी वाली तरंग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये तरंग इस टाइप से आगे बढ़ेगी। तो इसका प्रारंभिक बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक का कोण पाई/2 है, तो ये पाई/2 हो गया। तो हम यहाँ कहेंगे फाई की वैल्यू, यानी कि कलांतर का मान कितना है, पाई/2 है। हम ये भी देख रहे हैं कि इसका सुरंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और डॉट डॉट वाली लाइन का सुरंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में कलांतर यहाँ पे भी कितना है, पाई/2 है। कोणों का अंतर, कलांतर का मतलब कोणों का अंतर, फेज डिफरेंस, तो ये हो गया। अभी कलांतर नियत रहे, तो ऐसे जो प्रकाश स्रोत होते हैं जिनके से प्रकाश निकलता है, ऐसा प्रकाश क्या कहलाता है, कला संबद्ध कहलाता है। तो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत की परिभाषा क्या होगी, प्रकाश की परिभाषा क्या होगी कि यदि दो या दो से अधिक तरंगें ऐसी हो जिनके मध्य कलांतर या तो शून्य हो या फिर नियत रहे। कलांतर शून्य होने का मतलब, कलांतर का मतलब हुआ हमारे पास कोणों का अंतर, और कोण तरंग में किस प्रकार से लेते हैं ये हमने अभी देखा है। अब नेक्स्ट अपने पास इस प्रयोग को समझना भी, ये प्रयोग क्या चीज़ है और किस टाइप से होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है कि ये स्रोत कैसे होने चाहिए, स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, कला संबद्ध। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसका जब आंसर लिखते हैं तो ये बातें आनी ही चाहिए। प्रकाश कैसा होता है, तरंग प्रकृति का सिद्ध करने के लिए ये उद्देश्य है। 1801 में हुआ था, थॉमस यंग ने किया था। प्रकाश स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास बात है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसके अंदर तरंगाग्र का विभाजन होता है, तरंगाग्र का विभाजन। मतलब अध्यारोपण हम जब करवाते हैं तो दो तरीके से करवा सकते हैं, या कला संबद्ध प्राप्त करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं हम। एक आयाम का विभाजन कर सकते हैं, वो माइकलसन प्रयोग है, और अभी हम तरंगाग्र का विभाजन करते हैं। यहाँ पे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S रखा जाता है,
ऐसे एक वर्णीय, मतलब ऐसे सोच लेते हम, लेजर लाइट ली हमने, लेजर लाइट उच्च कला संबद्ध तरंगें उत्पन्न करता है जो बहुत ही दूरी तक जाती है। ये प्रकाश स्रोत प्रकाश किरणों का उत्सर्जन करेगा, ये प्रकाश किरणें यहाँ से गुजरेगी स्रोत S1 और S2 से। तो इसके ये बहुत ही पतले रेखा छिद्र है, बहुत ही बारीक रेखा छिद्र है, तो इसके बीच में जो भाग है उसका प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह काम करेगा और वो अपने नए तरंगाग्र का उत्सर्जन करेगा। यहाँ पे तरंगाग्र का अध्यारोपण होता है। ये जो क्षेत्र है वो तरंगों का अध्यारोपण क्षेत्र है। अभी एक और डायग्राम बनाएंगे, उससे हमें और ज़्यादा क्लियर होगा। तरंगों का अध्यारोपण क्षेत्र है। इस अध्यारोपण क्षेत्र के बाद में ये पर्दा रखा हुआ है और इस पर्दे के ऊपर हमें कर्ण प्रकृति का होता तो इसके सामने सामने दो प्रकाश की रेखाएं प्राप्त होती, लेकिन वास्तव में हुआ कि हमें अनेक प्रकाश की रेखाएं प्राप्त हुई है। कैसे कि यहाँ जहाँ पे चौक से निशान बना हुआ उसको आप चमकीली फ्रिंज मानो, उसको हम ब्राइट लिख देते हैं, और जहाँ पे बोर्ड है, जहाँ पे चौक पार्टिकल नहीं है, वहाँ पे हम डार्क लिख देते हैं। तो एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी, उसके पास डार्क फ्रिंज बनेगी, फिर ब्राइट बनेगी, उसके पास फिर डार्क बनेगी। इस तरह से एकांतर क्रम में चमकीली और काली फ्रिंजें प्राप्त होती है। दोनों स्लिट के बीच की दूरी कितनी ले रहे हैं? स्मॉल डी। बाई स्लिट यानी कि द्विछिद्र और ये पर्दे, इनके बीच की जो दूरी ले रहे हैं वो हम कैपिटल डी ले रहे हैं। प्रयोग में एक दूसरा डायग्राम भी है, वो भी हम इसको बना के इसका करेंगे तब हमें और क्लियर दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे बात क्या याद रखनी, 1801 के अंदर सेकंड प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध किया था। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को भी सिद्ध किया गया था, वो था डेविसन जर्मर प्रयोग। और ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को सिद्ध करने वाला प्रयोग है कौन सा? यंग द्विछिद्र प्रयोग। इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है? तरंगाग्र का विभाजन होता है। तो नेक्स्ट हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं इसका। उसमें अध्यारोपण किस तरीके से होता है, व्यतिकरण किस तरीके से होता है, वो हमें पता चलेगा। प्रकाश स्रोत कैसे लेने हैं? एक वर्णीय प्रकाश स्रोत काम में लेना है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब, वर्ण का मतलब कलर होता है, रंग होता है, और एक ही तरह का प्रकाश स्रोत हम काम में लेंगे। एस प्रकाश स्रोत, उसके सामने रखे जाएंगे दो अन्य प्रकाश स्रोत S1 और S2। दो अलग अलग प्रकाश स्रोत से एक ही जैसा, मतलब ऐसे दो प्रकाश स्रोत लेना पॉसिबल नहीं है जिनके तरंगदैर्ध्य, जिनसे प्राप्त प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बिल्कुल एक जैसा हो, आवृत्ति एक जैसी हो, मतलब बिल्कुल एक जैसा प्रकाश उत्सर्जित करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति ऐसे ढूंढना जिनके फिंगरप्रिंट एक जैसे हो, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि एक ही प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाले प्रकाश का तरंगाग्र का विभाजन करेंगे और उनका अध्यारोपण करा देंगे। तो एक ही प्रकाश स्रोत होगा तो उससे प्राप्त होने वाली तरंगों का जो होगी, उनके आयाम, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य लगभग एक जैसे होंगे। तो देखते हैं, हमारे पास ये एक प्रकाश स्रोत हो गया S, यहाँ से समतल तरंगाग्र आपतित होगा। अभी हम क्या काम करते हैं, इसके सामने पर्दा बनाएंगे आगे, लेकिन अभी यहाँ पे बराबर दूरी पर इधर भी और इधर भी, जितनी दूरी ये ले रहे हैं उतने की उतनी दूरी इधर लेनी है। ये S1 हो जाएगा और ये S2 हो जाएगा, S1 और S2। यहाँ पर प्रकाश स्रोत आ रहा है, प्रकाश किरणें आ रही है, ये हमारे पास समतल तरंगाग्र है। अब यहाँ पर हम
ये जो गहरी लाइन बता रहे हैं उसको हम सुरंग समझ सकते हैं, और डॉट डॉट की लाइन बता रहे हैं इसको हम गर्त समझ सकते हैं। तो एक प्रकाश किरण जो होती है सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, ये सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ी। ये एक प्रकाश स्रोत है S1, S यहाँ लिख देते हैं, ये S प्रकाश स्रोत है। यहाँ से प्रकाश किरणें, ये जो भाग होगा एक दूसरे प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेगा, और इस टाइप से जो गहरी लाइन है वो सुरंग को प्रदर्शित करती है, और जो डॉट डॉट में लाइन है वो गर्त को प्रदर्शित करती है। अभी तक हमने तरंगाग्र बनाया है गोलीय तरंगाग्र। तो ये जो गोलीय तरंगाग्र है ये क्या काम कर रहा है, S1 और S2 को पार नहीं कर रहा है, लेकिन अब करने लग गया। तो अब ये प्रकाश S1 और S2 से भी बाहर निकलने लगेगा। चित्र बनाने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, ध्यान रखना है अपने को, कि इस सेंटर पॉइंट के ऊपर स्केल का पॉइंट रख के बराबर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या करेंगे, पॉइंट बना लेंगे। ये चित्र बिल्कुल सही बनना चाहिए, सुरंग और गर्त के भाग बिल्कुल सही रहेंगे तो ये चित्र सही बनेगा। फिर क्या काम करते हैं, यहाँ से प्रकार ये रख के यहाँ से प्रकार रख के हम क्या काम करेंगे कि हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ से हम एक हाथ से बना रहे हैं, प्रकार और स्केल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ आ सकता है। और जैसा यहाँ से लिया उसी तरीके से हम यहाँ से भी लेंगे। फिर सेम डिस्टेंस पर, और यहाँ से भी सेम डिस्टेंस पर। फिर यहाँ से जो 1-1 सेंटीमीटर पर हम निशान लगाए थे उतना प्रकार खोलना है, और उतनी ही डिस्टेंस पर वापस इनको लेना है। यहाँ पे गहरा लेना है, और यहाँ पे फिर गर्त बनेगा। ये हाथ से बनाया हुआ डायग्राम है, थोड़ी सी मिस्टेक आ सकती है इसमें। अब ये आया यहाँ तक, तो ये आएगा यहाँ से। फिर एक लेना है सुरंग, इस टाइप से। तो यहाँ से भी हम सुरंग लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे हम पर्दा लेने वाले हैं, जहाँ पर हमें प्रकाश स्रोत से अध्यारोपण से हमें कुछ फ्रिंजें प्राप्त होगी। तो हमें कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि ये सुरंग है और डॉट डॉट वाली लाइन गर्त है। यहाँ ध्यान रखना, 2 गहरी लाइन मिलती है या 2 डॉट डॉट की लाइन मिलती है, यहाँ लिख देते हैं 2 गहरी लाइन मिलती है तो संपोषी व्यतिकरण, 2 डॉट डॉट की मिलती है तो भी संपोषी व्यतिकरण, क्योंकि दोनों ही गर्त है, संपोषी। और एक गहरी लाइन और एक डॉट डॉट की मिलती है तो विनाशी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी, और विनाशी व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 हमने बनाए हैं, कम से कम 6 या 7 बनाए। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये डॉट डॉट की लाइन S2 की और ये डॉट डॉट की लाइन S1 की। इसको देखें, ये S2 की डॉट डॉट की लाइन ये वाली, और ये डॉट डॉट की लाइन है S1 की। ये दोनों यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे एक गोला कर देंगे। गोला हमें बता रहा है चमकीली फ्रिंज बन रही है। चमकीली फ्रिंज बनने का मतलब या तो 2 सुरंग मिल रहे हैं या 2 गर्त मिल रहे हैं, संपोषी व्यतिकरण होता है। यहाँ पे भी देखें 2 गहरी लाइनें मिल रही है,
चमकीली लाइन को शो करने के लिए इस टाइप से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी चमकीली फ्रिंज और यहाँ पे भी चमकीली फ्रिंज। तो ये निशान क्या बता रहा है? चमकीली फ्रिंज को प्रदर्शित कर रहा है। अगर यहाँ से हम लाइन बनाते हैं तो ये बिल्कुल सीधी जाके सेंटर पे मिलेगी। तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, चमकीली, यानी कि संपोषी व्यतिकरण होता है। अब इसके आसपास देखें तो ये जो गहरी लाइन आ रही है, ये वाली जो गहरी लाइन आ रही है वो यहाँ पे मिल रही है, और ये डॉट डॉट की आ रही है वो यहाँ पे मिल रही है। गहरी लाइन श्रृंग को बताती है और डॉट डॉट की लाइन गर्त को बताती है, और श्रृंग और गर्त जब मिलता है तो विनाशी व्यतिकरण होता है। तो यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण है, इसलिए हम ये ऐसा कर देते हैं। तो ये पॉइंट सारे एक सीध में आएंगे, एक लाइन में आएंगे, और इनको हम इस टाइप से मिला सकते हैं। इनको हम इस टाइप से मिला सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये फिर डॉट डॉट की और गहरी लाइन मिल रही है, ये फिर डॉट डॉट की और गहरी लाइन मिल रही है। तो ये क्या बन रहा है? विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण बन रहा है तो ये इस टाइप से आएगा। ये डार्क फ्रिंज बनेगी, ये भी डार्क फ्रिंज बनेगी। तो केंद्रीय फ्रिंज कैसी होगी? चमकीली। फ्रिंज का मतलब जहाँ पे प्रकाश पहुँच रहा है वहाँ प्रकाश की एक पट्टी प्राप्त होगी, जैसा हमने पिछले डायग्राम में देखा था। तो उसको हम चमकीली फ्रिंज कहेंगे। ठीक इसके जस्ट बाद में वापस यहाँ पे ध्यान दें, चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। ये तीनों एक ही लाइन में होगी अगर हम प्रकार का बढ़िया सा उपयोग करेंगे तो ये इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा? चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। ये वापस ब्राइट, और ये चमकीली फ्रिंज है। ये पॉइंट एक लाइन में ही आएंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या हुआ? केंद्रीय फ्रिंज चमकीली बनी और उसके आसपास की काली बनी, और उसके बाद फिर चमकीली बनी। ध्यान देने की बात है, केंद्रीय फ्रिंज बहुत ज़्यादा चमकीली होगी और इनका चमकीलापन कम होगा। ये डार्क फ्रिंज है, काली फ्रिंज है, यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होगी। इस ब्राइट के बाद में भी काली फ्रिंज आएगी, डार्क आएगी यहाँ पे। तो इसकी डार्कनेस से कम होगी। यहाँ पे चमकीली फ्रिंज, उसके आसपास एक काली फ्रिंज, उसके आसपास फिर से चमकीली फ्रिंज, यानी कि एकांतर पर काली और चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है। ये होता है संपोषी व्यतिकरण के कारण, ये होता है विनाशी व्यतिकरण के कारण दोनों साइड, और उसके पास ये होता है वापस संपोषी और वापस संपोषी व्यतिकरण के कारण। संपोषी व्यतिकरण का मतलब है श्रृंग से श्रृंग का मिलना या गर्त से गर्त का मिलना। विनाशी व्यतिकरण का मतलब है श्रृंग से गर्त का मिलना। संपोषी व्यतिकरण का मतलब है कलांतर शून्य होना या 2 पाई होना, 4 पाई होना, इस टाइप से। और विनाशी व्यतिकरण का मतलब है कलांतर का मान पाई होना, 3 पाई होना, 5 पाई होना, विषम संख्या में पाई होना। तो ये है। तो इस टाइप से हमने क्या देखा, यंग द्विछिद्र प्रयोग में कहीं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, और जहाँ पे डी लिखा हुआ है डार्क को प्रदर्शित करता है, विनाशी व्यतिकरण को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे फ्रिंजें कैसी होगी? काली होगी। अब हम इस डायग्राम को, किताब वाले डायग्राम को भी हम समझ लेते हैं। इसमें ये प्रकाश स्रोत S है, जहाँ पर समतल तरंगाग्र आपतित होता है, प्रकाश आपतित होता है, एक वर्णीय प्रकाश है। और जब ये प्रकाश इस S सोर्स से निकलता है तो ये गोलीय तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। यहाँ पे ये जो गहरी लाइन है ये श्रृंग को, और ये डॉट डॉट वाली लाइन गर्त को प्रदर्शित करती है। श्रृंग और गर्त ये तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। जब ये S1 है और ये S2 है, नीचे की साइड S2 है। जब S1 और S2 पर प्रकाश ये तरंगाग्र आपतित होता है तो इसके 2 भाग हो जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर तरंगाग्र का विभाजन हो जाता है, और तरंगाग्र के विभाजन से हमें 2 लगभग समान आवर्ती आयाम के तरंगाग्र प्राप्त होते हैं। इनके आवर्ती आयाम, तरंगदैर्ध्य आदि चीज़ें जो भी होती है वो समान या लगभग समान होती है।
वैसे दो अलग अलग प्रकाश स्रोत से समान आवर्ती आयाम के तरंगाग्र प्राप्त करना मुश्किल है, काफ़ी असंभव है। इसलिए हम एक ही तरंगाग्र के दो टुकड़े करते हैं, जिससे ये जो दो नए तरंगाग्र प्राप्त होते हैं, जो एक S1 से प्राप्त होता है और एक S2 से प्राप्त होता है, इनके आयाम आवर्ती तरंगाग्र बिल्कुल सेम होते हैं, लगभग सेम होते हैं, जिससे व्यतिकरण, स्पष्ट व्यतिकरण हमें प्राप्त होता है। ये सुरंग है S1 से प्राप्त तरंगाग्र का, ये दूसरा डॉट डॉट की लाइन है जो गर्त है, ये फिर सुरंग है और ये गर्त है, ये तरंगाग्र S1 का है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास S2 का तरंगाग्र भी इसी तरह से प्राप्त होता है। ये सुरंग है S2 के लिए और ये गर्त है, डॉट डॉट की लाइन सारी गर्त है और गहरी लाइन सारी सुरंग है। अब हम ये देख रहे हैं कि संपोषी व्यतिकरण किस प्रकार होता है और विनाशी व्यतिकरण किस प्रकार से होता है। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए हमें सुरंग और सुरंग ये आपस में मिलने चाहिए। सुरंग और सुरंग आपस में मिलने चाहिए। उसके लिए देखते हैं, सुरंग और सुरंग मिलने के लिए हम देखते हैं कि ये डॉट डॉट की लाइन एक गर्त है और ये डॉट डॉट की लाइन भी एक गर्त है। ये S1 के लिए गर्त है और ये जो तरंगाग्र है S2 के लिए गर्त है। दो गर्त अगर एक स्थान पे मिलते हैं तो वहाँ पे परिणामी तीव्रता बहुत अधिक हो जाती है और यहाँ पे एक संपोषी व्यतिकरण होता है, जिससे प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक इसी तरह से ये S2 के लिए सुरंग का कार्य करेगा और ये S1 के लिए सुरंग का कार्य करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे दो सुरंग और सुरंग मिलते हैं और सुरंग और सुरंग मिलने से भी संपोषी व्यतिकरण होता है और परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे प्रकाश अधिकतम प्राप्त होगा। इस तरह से ये सारे बिंदु, इन पे या तो सुरंग और सुरंग मिल रहे हैं या फिर गर्त और गर्त मिल रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हो रहा है और संपोषी व्यतिकरण के कारण यहाँ पे चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है, यानी कि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। अब देखते हैं विनाशी व्यतिकरण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे गहरी लाइन मिल रही है, यानी कि सुरंग मिल रहा है, और यहाँ पर डॉट डॉट की लाइन आ रही है, यानी कि यहाँ पे गर्त मिल रहा है। सुरंग और गर्त दोनों विपरीत कला में होते हैं, इनमें कलांतर पाई का होता है। और यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण होगा। विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ये डॉट डॉट की लाइन यानी कि गर्त है और ये गहरी लाइन यानी कि सुरंग है। तो इस प्रकार सुरंग और गर्त मिलते हैं तो ये सारे पॉइंट विनाशी व्यतिकरण को प्रदर्शित करते हैं। अगर डायग्राम सही बनता है तो ये सारे पॉइंट लगभग एक ही सीध में आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है। इस प्रकार ये हमारे पास केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है। ये केंद्रीय फ्रिंज प्राप्त होती है। ये चमकीली है। चमकीले के लिए हमने यहाँ पे गोले गोले बनाए हैं और काली फ्रिंज के लिए ये काले डॉट बनाए हैं। और काली फ्रिंज के लिए हम बोलेंगे डार्क है और चमकीले के लिए बोलेंगे ब्राइट है। तो केंद्रीय फ्रिंज हमेशा चमकीली होती है और इसका चमकीलापन बाकी सब चमकीली फ्रिंज से बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे ये ब्राइट है और ये भी ब्राइट है, तो ये केंद्रीय फ्रिंज जो प्राप्त होती है इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा होती है और ये जो ब्राइटनेस है इसकी ब्राइटनेस कम होगी। यहाँ पे भी संपोषी व्यतिकरण, ये सारे पॉइंट संपोषी व्यतिकरण के हैं। तो यहाँ पे भी एक चमकीली फ्रिंज बनेगी, परंतु इसका चमकीलापन केंद्रीय फ्रिंज के चमकीलेपन से काफ़ी कम होगा। यहाँ पे विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, यहाँ पे काली फ्रिंज बनेगी और यहाँ पे भी काली फ्रिंज बनेगी। ध्यान देने की बात है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली और ये वाली डिस्टेंस है, ये दोनों बराबर ही होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास केंद्रीय चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है और इसके दोनों और काली फ्रिंज प्राप्त होती है। इन दोनों का कालापन यानी कि डार्कनेस बिल्कुल बराबर होती है। लेकिन इसके बाद में जो यहाँ पे इस ब्राइट के बाद में जो काली फ्रिंज आएगी, वहाँ पे इसकी डार्कनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब केंद्र पे
चमकीली फ्रिंज है तो उसका चमकीलापन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पर्दा है और पर्दे पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी और उसके दोनों ओर काली फ्रिंजें प्राप्त होगी और उसके दोनों ओर चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होगी। ध्यान देने की बात है कि चमकीली फ्रिंज जो है वो संपोषी व्यतिकरण के कारण और काली फ्रिंज जो है वो विनाशी व्यतिकरण के कारण प्राप्त होती है।